बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं जी। एज़ यूजुअल हमारे पास कुछ खबरें हैं, हम वो डिस्कस करें कि कुछ बड़ी तब्दीलियाँ जो कि बार बार ही होती चली जा रही हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। आया ये तब्दीलियाँ क्यों ज़रूरी होती हैं, इसके पस पर्दा मुहर्रकात क्या होते हैं, और फिर मतवातर तब्दीलियाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये तो रिकॉर्ड बनते चले जा रहे हैं कि एक के बाद एक तब्दीली। तो खैर इसको ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। आज की कुछ खबरें भी हैं जी हस्पतालों के मामलात के हवाले से। इसके साथ साथ हम भूल कैसे सकते हैं जो कोविड की सूरत हाल है जिसने सभी को परेशान कर रखा है, और अब जो फिगर्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आप लोग भी परेशान हो जाएंगे जी। एक ही रोज़ में 24 घंटे के, ये आज सुबह जो हमें अपडेट मौसूल हुई है उसके मुताबिक 15 जिंदगियां कोरोना निगल चुका है। पॉजिटिविटी रेशो 12.1 रिकॉर्ड की गई है और इसके साथ साथ 708 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब एक बार फिर से दौड़ शुरू हो गई है केसेस के बढ़ने की। तो आप लोगों को क्या करना है जी, एहतियात करनी है, सिर्फ और सिर्फ एहतियात करनी है, जो कि हमें कोई भी करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। चौथी लहर है और अब ख़तरनाक सूरत हाल ये इख्तियार करती चली जा रही है। थोड़ी सी एहतियात कीजिए प्लीज़ अपने लिए भी। स्कूल्स बंद हो चुके हैं, लिमिटेड हर चीज़ को किया जा रहा है। बाज़ार ऑलरेडी हम देख रहे हैं सैटरडे संडे बंद होते हैं, लेकिन प्लीज़ आप एहतियात करेंगे तो कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं। अभी हम सेगमेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मौसम की सूरत हाल जानते हैं जी। तो कोमल हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल बताइए मौसम इस वक्त बाहर कैसा है और आज सारा दिन कैसा रहेगा, प्रेडिक्शन क्या की गई है? हवाएं जो है वो चल रही हैं और सूरज और बादलों की आंख मिचौली भी जारी है। कभी सूरज अपनी ताप दिखाता है तो कभी बादल जो है वो सूरज को अपनी लपेट में ले लेते हैं और मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो जाता है। और इस वक्त जो है वो हल्की हल्की गर्मी भी महसूस की जा रही है और हब्स भी हल्का हल्का एहसास बढ़ रहा है। और मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 68% और हवा की रफ्तार जो है वो 5 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों को अच्छी खबर भी सुना दी गई है कि शाम के औकात में जो है मौसम में बेहतरी देखने में आएगी। ठंडी ठंडी हवाओं का सिलसिला बरकरार रहेगा, जबकि शहर के बेशतर मकामात जो हैं वो बारिश की वजह से भीग जाएंगे। और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री रहने वाला है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री रहने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। मौसम जो है शाम के औकात में अच्छा हो जाएगा, अच्छी खबर है, और बारिश भी होगी, मौसम में मज़ीद बेहतरी भी देखने में आएगी। जबकि दिन भर के हवाले से ये कहा जा रहा है कि सूरज और बादल जो हैं वो आंख मिचौली जारी रखने वाले हैं, जिसकी वजह से कभी गर्मी होगी तो कभी मौसम जो है बेहतर देखने में आएगी, ठंडी हवाएं भी बरकरार रहेंगी। और जब बारिश होगी तो बारिश के बाद ये भी कहा जा रहा है कि हब्स में थोड़ी सा इजाफा देखने में आएगा, तो शहरी उसके लिए भी तैयार रहे। इसी तरह एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो करंट जो है वो आलूदा फिजा होने की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 147 रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच कोमल। मौसम की सूरत हाल आपने बताई। अब हम बढ़ेंगे शहर की सूरत हाल की तरफ। तो शहर की सूरत हाल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोविड की सिचुएशन थी, आपसे अपडेट हमने शेयर कर दी है। इसके बाद आज की लीड स्टोरी, डेली सिटी 42 की 3 साल में 4 चीफ सेक्रेटरी, 6 IG जो हैं वो तब्दील हुए हैं। लेकिन एक बार फिर से हम ये कहेंगे कि कमाल नहीं दिखा सके। एक बार फिर चीफ सेक्रेटरी और IG को तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। म्यू अस्पताल की 40 साल पुरानी लिफ्ट्स लरजने लगी हैं। 250 AC अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। बिजली के 4 जनरेटर नकारा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के पास GI पाइप का स्टॉक खत्म। पाइप खरीदने की जिम्मेदारी सारिफीन पर डाल दी। और सड़कें ब्लॉक करके एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्या होगी ये भी आपको बताएंगे। आज की टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा, कोरोना की पहले अपडेट हम शेयर कर लेते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें, हम अपडेट तो अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं और हर रोज़ पहुंचाते भी हैं। इससे जुड़ी कुछ एहतियात दोनों तरफ से, अवाम और फिर इंतज़ामिया। DC साहब नए आए हैं, कितने मुतहरिक हैं, किस तरह से चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं। एक तरफ हमारी दौड़ लगी है, मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट करना है, उतनी एहतियात की तरफ क्या तवज्जो दी जा रही है इंतज़ामिया की जानिब से?
देखिए, इंतज़ामिया की जानिब से कल मैंने ख़ुद मुख्तलिफ मार्केट्स में मैंने चेक किया और ख़ास तौर पर जो बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ पर स्टोरी भी फ़ाइल की और SOPs ना होने के बराबर हैं। SOPs के हवाले से तो अब बिल्कुल जो हम इंतज़ामी मशीनरी जब हरकत में आती है तो वो सिर्फ फ़ोटो सेशन तक महदूद है और इसमें इंतज़ामी मशीनरी के साथ साथ जो साल से मार्केट्स में बैठी यूनियंस हैं जो सदारत के ओहदों के लिए धड़ाबंदियों में तो पेश रहती हैं, इस्तकबालिये देने में तो पेश रहती हैं, लेकिन कोरोना SOPs के हवाले से उनका किरदार जो है वो अगर बात करें तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। क्योंकि बड़ी मार्केट्स में कल हमने देखा है कि जो SOPs थी उनकी धज्जियां बखेर दी गई, मास्क तक का इस्तेमाल जो है वो नहीं देखा गया। साहब अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, और ये मैंने कल स्टोरी भी फाइल की है और सिर्फ अगर ज्यादा स्टोरी में जिन बाजारों का जिक्र किया गया, अनारकली और बानो बाजार है, पुरानी अनारकली, 19 मार्केट्स हैं अनारकली बाजार से मुलिका माल रोड हाल रोड को निकाल कर, और माल रोड हाल रोड पर भी इसी तरह की सूरत हाल है। अब जो आपकी SOPs की वायलेशन है वो तो बिल्कुल अगर इसी तरह से होती रही तो फिर आपको 2 छुट्टियां करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ट्रांसपोर्ट आपको बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको स्कूल्स बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको इंडोर डाइनिंग बंद करने का रेस्टोरेंट्स का फिर कोई फ़ायदा नहीं है, और कोई फिर जवाब भी नहीं रहता अगर आप यहाँ पर एग्जीक्यूशन नहीं करवा सकते SOPs की। हम देखते हैं कि DC साहब कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं, मुख्तलिफ मकामात पर नजर, कभी कब्रिस्तानों में नज़र आते हैं जो है वो डेंगू लार्वा ढूंढते हुए, लेकिन जो SOPs पर जिस तरह से काम हो रहा था उस तरह से अब काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि मुसलसल पॉजिटिविटी रेशो में इजाफा है। पेशेंट्स जो नए पेशेंट्स हैं उनकी तादाद भी मुसलसल बढ़ रही है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि SOPs पर अमल दरामद के हवाले से नाअहली का मुजाहरा किया जा रहा है, जो कि हम देख भी सकते हैं। सरकारी फिगर्स हैं, ये किसी इदारे के या सिटी 42 के या आपके सिटी 10 प्रोग्राम के ये फिगर नहीं है जो आपने नाज़रीन के साथ शेयर किए हैं। ये ऑब्वियसली हर रोज़ हमें भी मौसूल होते हैं। गुज़िश्ता 48 घंटों में अगर बात करें हम तो कल आप यहीं पर बैठकर 10 अमवात की बात कर रहे थे, आज 15 मजीद है, तो ये 48 घंटों में 25 अमवात अगर आप बात करें तो हर दूसरे घंटे में जो एक डेथ है वो रिपोर्ट हो रही है। और इसी तरह से कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं वो भी उसी रेशो से रिपोर्ट हो रहे हैं। कंट्रोल हो जाएं और हम दुआ गो हैं कि जी हालात बेहतर रहें, क्योंकि कारोबार मुतासर हों तो अब हालात इस तरह से नहीं है कि हम घरों में बैठ के खा सकें। अगर आप लोगों को इस चीज़ की परवाह है कि कारोबार बंद नहीं होने चाहिए तो प्लीज़ हमारे एंड से सबसे पहले एहतियात ज़रूरी है, उसके बाद हम इंतज़ामिया को कहें, फलां को कहें कि कुछ नहीं कर रहे। आप खुद देखें आप कितनी एहतियात कर रहे हैं। अब आ जाएं जी आज की मेन स्टोरी, लीड स्टोरी। कामरान अली और राव सरदार के नाम फाइनल, और 3 साल में 4 चीफ सेक्रेटरी, 6 IG तब्दील, एक के बाद एक तब्दीली। ये क्या तब्दीलियों का सीजन है? ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट कोई नोबेल प्राइज की जानिब मेरा ख्याल है बढ़ रही है, और मुसलसल तब्दीलियां, चाहे वो कोई भी एग्जैक्टली मुझे समझ नहीं आ रही बिल्कुल। इस तरह से इससे बदतर गवर्नेंस और क्या हो सकती है कि आपके अपने लाए हुए, यानी ये पीपल्स पार्टी ने डिप्यूट नहीं किया, ही बार बार चेंज करते एग्जैक्टली तो फिर किस तरह से आप चलाएंगे? आप लाहौर शहर के डिप्टी कमिश्नर्स की बात कर लें, कितने डिप्टी कमिश्नर्स चेंज हो चुके हैं अब तक। और इसी तरह से लाहौर के बाहर अगर आप निकलेंगे तो आपको IG सबसे बड़ी की पोस्ट है, जिसने सूबे को गवर्न करने में और हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आप लोगों के सामने है किस कदर बिगड़। या तो राव साहब तब्दीली का मकसद आपको ना कि आपके हालात बहुत स्मूथ जा रहे हैं, अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आपने तब्दीली की, इन तब्दीलियों के बावजूद हालात वर्स्ट ही हो रहे हैं। देखिए, तब्दीलियों से कुछ नहीं होना, अपनी टीम बनानी चाहिए थी। यही है जो कमजोर हुकूमती रिट का इससे बड़ा, सॉरी हमारा तो तब्दीली का एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं रहा स्टार्ट से। ये तब्दीली के नाम पर आए थे और अपने ही ऑफिसर्स तब्दील किए जा रहे हैं, बार बार तब्दील कर रहे हैं। अपने लाए हुए ऑफिसर्स जिनको लाते हैं उसके बाद उनको फौरी तब्दील कर दिए जाते हैं। आप देखिए कि क्या खराबी थी आजम सुलेमान में, उनको हटाया गया। उससे पहले यूसुफ नसीम खोखर थे, उनको हटाया गया, उनके बारे में कहा जाता बड़ी अच्छी शोहरत है। अब शोहरत की बात की जा रही है, कामरान अली अफजल साहब
कि बड़ी अच्छी शोहरत होगी, बतौर CS ये अपॉइंट होंगे। अभी राव साहब मुझे एक बात बताइएगा, ये जो मतवातर तब्दीलियाँ की जाती हैं इसके पस पर्दा क्या चीज़ें होती हैं, किस चीज़ को जवाज़ बना के तब्दीली की जाती है? असल मकसद क्या आपको बेहतर तरीके से काम नहीं लग रहा होता कि कहीं ना कहीं खराबी होती है, या फिर कुछ और ही सीन है? मुझे बताएं कि जो ऑफिसर्स लाए जाते हैं वो किसकी इजाज़त से अपॉइंट होते हैं? ऑब्वियसली वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की कंसेंट के साथ, चाहे वो DC लाहौर हो या कोई भी ऑफिसर हो, वो प्राइम मिनिस्टर की कंसेंट के बगैर लग नहीं सकता। लेकिन हम यहाँ पर देखें कि मुसलसल तब्दीलियों से आप अपने ही जो सिविल सर्विस में जिनकी अच्छी शोहरत है उनको डीफेम करने की एक एक्सरसाइज है जिसको मुतवातर किया जा रहा है। यानी आपको याद होगा कि जब आजम सुलेमान को हटाया गया तो उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट जो है वो ले ली कि इससे ज़्यादा बेइज्जती और क्या होगी, कि एम्बेरसमेंट कराने में कोई कसर इस गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ी। खुद ही लाते हैं, खुद ही तब्दील कर देते हैं। और फिर हाँ ठीक है, आप परफॉर्मेंस की बेस पे करें, परफॉर्मेंस की बेस पे अगर आप करें तो शायद आपको ज़रूरत नहीं पेश आएगी। किसी ऑफिसर ने भी अभी तक जो अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, जो कि 3 साल मुद्दत है। अब आ जाए कामरान अली अफजल साहब, ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं। इनकी शोहरत के हवाले से हम देख रहे हैं कि बड़ी अच्छी इनकी शोहरत है, लेकिन इनका ज्यादा जो वक्त गुजरा है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में गुजरा है। इन्होंने 3-4 की पोस्ट पर इन्होंने काम भी किया है। और इसी तरह से राव सरदार अली अब जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और एडिशनल IG ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं। मुझे समझ इस बात की, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि इनाम गनी में क्या खराबी थी कि आपको दोबारा से सारा जो थे अब होगा ये कि जब चीफ सेक्रेटरी और IG आप तब्दील करेंगे तो फिर वो नीचे अपनी टीम पूरी लाने की कोशिश करेंगे, RPOs की, DPOs की। और जब इसी तरह से CS अगर चेंज होता है, चीफ सेक्रेटरी चेंज होता है, तो फिर ऑब्वियसली वो डिवीजनल कमिश्नर्स चेंज करेंगे, फिर डिप्टी कमिश्नर्स अपनी मनपसंद के या अपनी जो टीम उनकी होगी जिनके साथ उनका लाइजन होगा, असल काम उससे तवज्जो हट जाती है। ऑब्वियसली इस तरफ आप ये बार बार तब्दीली, ये मजाक किया जा रहा है। इतना बड़ा सूबा है, 11-12 करोड़ आबादी का सूबा है, और इससे बढ़कर मजाक क्या होगा कि आए रोज आप अपने ऑफिसर्स चेंज कर रहे हैं और विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। आप अंदाजा लगाएं कि इस तरह ये हालात हैं। अब जवाद रफीक मलिक जो है वो चल रहे हैं, कोविड को किस तरह से लेकर, और हर जगह पर जाहिर है CS का एक की रोल है, आपने चेंज कर दिया। आपने हेल्थ सेक्रेटरीज आप देखें कि सिर्फ 4 से 5 माह में 3 हेल्थ सेक्रेटरीज आपने चेंज कर दिए। यानी पिछलों में क्या खराबी थी जो आप फिर से चेंज कर देते हैं। इसी तरह से स्पेशलाइज्ड हेल्थ के देख लें, कोई डिपार्टमेंट बचा नहीं है। यानी वो लोग बच गए जो कि बिल्कुल साइडलाइन हुए और उन्होंने कहा कि इज्जत से नौकरी करो, अपना टाइम पूरा करें। इन्होंने करना तो है कुछ नहीं, और ये इसी डगर पर रहेंगे। और अगर इसी डगर पर रहते हैं तो इनके अपनी जो इनकी अपनी पॉलिसीज हैं उनको अमल दरामद करने में मुश्किल आएगी। जबकि वो जो एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं वो बीच में पड़ी हैं, हेल्थ रिफॉर्म्स बीच में पड़ी हैं, आपकी जो पुलिस रिफॉर्म्स थी उनका कोई नामो निशान नहीं है। दुरानी साहब को आप लाए कि वो थाना कल्चर को तब्दील करेंगे, लेकिन थाना कल्चर तब्दील नहीं हुआ। अब ये कहा जा रहा है कि शायद लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराने हैं, तो इस तरह से कोई टीम जो है वो जो बनी गाला में पंजाब डेस्क है वो ये सोच रहा है कि शायद इस तरह से अपनी नई टीम लाकर, तो इससे तो और ज़्यादा आप मुश्किल करेंगे। अभी हम जो SOPs की बात कर रहे थे वो इसी वजह से ही, आप देखिए कि जब भी आप ऑफिसर्स चेंज करते हैं, जब भी चेन ऑफ कमांड चेंज होती है, तो उसका जो अमल दरामद है पॉलिसीज़ के हवाले से उसको वो इफ़ेक्ट करती है। ऑब्वियसली नए आने वाले का अपना मिजाज है, वो अपने अंदाज से काम करेंगे। तो आई होप कि ये तब्दीलियां जो हैं वो आने वाले वक्त में अच्छी साबित हों और कुछ आवाम का भला हो सके, कुछ लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर हो सके, कुछ शहर के इंतजामी मामलात बेहतर हो सके, ताकि इन तब्दीलियों का जो समर है वो आवाम तक भी पहुंच सके। लेकिन फिलहाल माजी में कुछ ऐसा हमने देखा नहीं है। ब्रेक के बाद म्यू हॉस्पिटल की तरफ हमने रुख करना है, जहां पर एक के बाद एक सूरत हाल खराब है। AC खराब, लिफ्ट खराब, मरीज जाएं तो कहां जाएं? ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ जाएंगे। और अगली खबर हमारे पास है जी म्यू हॉस्पिटल से। 40 साल पुरानी लिफ्ट जो हैं वो लरजने लगी हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं जितने साल पुरानी हैं उन्होंने तो अब खुद ब खुद लरजना ही है। खैर 250 के करीब एसी हैं जो कि अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। इसके बाद बहुत ज़रूरी चीज़, अस्पताल में जनरेटर लाइट पे तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। आपके ऑपरेशंस हैं इमरजेंसी में, आपको किसी भी टाइम किसी भी नौयत का मरीज़ जो है बहुत ज़्यादा संजीदा सूरत हाल में भी आ सकता है। तो शहर का बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पर रोज़ाना की तादाद में लाखों की तादाद में लोग जाते हैं। राव साहब क्या सूरत हाल है, ज़रा नक्शा बताइएगा, आपने तो विज़िट किया टाइम टू टाइम। अब हालात कुछ इस तरह के हैं कि तमाम वार्ड्स में जो एयर कंडीशंस हैं उनकी हालत ज़ार वो पुराने दौर के एयर कंडीशंस हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है जिसको रिप्लेस करने की कभी ज़हमत नहीं की गई। गो के अगर सिर्फ म्यू हॉस्पिटल की बात करें तो इसका जो अद्वियात का बिल है, वो अद्वियात का जो बजट है वो 1 अरब 8 करोड़ रुपए है, जो कि मुख्तलिफ शोबाजात बंद रहने की वजह से भी 100% उसको खर्च किया गया है सिर्फ उसी बजट को। अब दूसरी जो सूरत हाल है, अब इसको चूँकि MTI एक्ट के तहत अब निचकारी भी इसकी कर दी गई है, इसका अलग से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की है जो वक्ती तौर पर हम देख रहे हैं। शायद मुमकिन है कि मुस्तकबिल करीब में वो बेहतर परफॉर्म कर सके, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसे लग रहा है जैसे हाथ खड़े कर दिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने, क्योंकि बड़ा बजट चाहिए। 40 साल पुरानी जो लिफ्टें हैं वो अब काम नहीं कर रही, और फिर 250 के करीब जो एयर कंडीशंस हैं वो ख़राब है। मुझे बताएं कि मुख्तलिफ वार्ड्स में, ख़ास तौर पर हर वार्ड में जो ICU है वहाँ पर तो एयर कंडीशन के बगैर गुजारा हो नहीं सकता, पेशेंट्स को आप रख नहीं सकते, तो क्या इलाज वहाँ पर होता होगा, ज़रा सोचें आप। तो इसी तरह से 4 जनरेटर्स हैं वो भी नकारा पड़े हैं। लेकिन इसके म्यू हॉस्पिटल के मुतालिक हमने यही सुना है कि ये शायद एशिया का बड़ा हॉस्पिटल है, स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो है जी 22 करोड़ का फंड देना ही भूल गए। जाहिद साहब ने ये चीज मेंशन की है। अब 22 करोड़ के फंड्स मिले, 22 करोड़ के फंड्स इतने बड़े हॉस्पिटल के लिए, इन फैसिलिटीज़ के लिए मैं समझता हूँ कि नाकाफ़ी हैं, क्योंकि इसकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत पुरानी हैं जिनको आपको रिप्लेस करना है। वैसे होना तो इनको खुद ब खुद अगर एक अपनी मुद्दत पूरी कर जाए, घर में इतना अरसा AC नहीं चलता, तो आप बताएं कि जहाँ पर 24 आवर यूज़ होना है वो किस तरह मुमकिन है कि वो इतना अरसा चलेगा। तो ये इंतज़ामी गफलत अच्छा जी, आपने कहा ये इंतजामी गफलत है, मुझे सिर्फ ये बता दें किसकी लापरवाही है, किसने नोटिस लेना है, किसने ये हालात ठीक करने हैं। ऑब्वियसली महकमा सेहत की जिम्मेदारी है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ किस मर्ज की दवा है, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की ये जिम्मेदारी है। अगर इस पर हॉस्पिटल का विजिट किया है, MTI एक्ट अगर नाफिज आपने कर दिया है तो फिर जो इसकी तमाम प्रोटोकॉल्स हैं वो भी तो पूरे करें, वो नहीं पूरे किए जा रहे, जिसकी वजह से मुसलसल मसाइल बढ़ रहे हैं। वहाँ पर अगर आप चले जाएंगे MS के पास बैठेंगे तो आपको एक लंबी दास्तान कामयाबियों की सुनाई देगी, लेकिन हकायक उसके बरक्स हैं। अभी कल ही एक ईस्ट मेडिकल वार्ड है, वहाँ से एक कोई कॉल कर रहा था, आपको पता है कि नंबर्स हमारे होते हैं, किसी ना किसी से नंबर लेके, तो वो शदीद तकलीफ में थे मरीज़, और वहाँ का एयर कंडीशन जो है वो नहीं चल रहे, सीढ़ियों की हालत जो है वो इतनी ख़राब है। आप मुझे बताएं कि ये इस तरह का ही हो रहा है। एक तरफ दावा कर रहे हैं कि हम जो कार्डिक वार्ड है, कार्डिक इमरजेंसी वार्ड जो उसको ऑपरेशनल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जहाँ पर ज़्यादा पेशेंट्स हैं, आपको पता है कि हमने ये बाज़गश्त सुनी थी कि MTI एक्ट के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। डॉक्टर साहिबा, बिल्कुल डॉक्टर बेहतर नहीं होंगे, आइडियल होंगे। कैटेगोरिकली ये चीजें मेंशन की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब डॉक्टर्स एहतजाज करते थे, यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा कि जी हालात बेहतर करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन अब संगीन सूरत हाल हो चुकी है, मरीज परेशान है। तो मुझे सिर्फ ये बता दें कहाँ से ये मरीजों के हक में, हम डॉक्टर्स की तो बात ही नहीं करते ना। देखिए डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की आप क्या बात करती हैं, ये वही क्यों ना बात करूं, ये वही डॉक्टर साहिबा हैं जो जब नून लीग के दौर में डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते थे तो ये उनके साथ बैठा करती थी। चेयरिंग क्रॉस पे आपने देखे नहीं मनाजर, बल्कि उस वक्त के ऑपोजिशन लीडर थे मियां महमूद रशीद, जिनको शायद अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उनकी नजरों पर ऐसी कोई ग्लासेस लग गए हैं कि शायद नजरों पे क्या ग्लासेस लगनी है, हमें तो वो ही नहीं नजर आ रहे, हमें तो वो कहीं पे भी नहीं नजर नहीं आ रहे। देखिए अब जब डॉक्टर प्रोटेस्ट करते हैं, अब तो आप उनके लिए
सब कुछ कर सकते हैं, अब क्यों नहीं करते? बिल्कुल। अब मुतालबात क्या हैं? ना तो जो पूरी इस पूरे रजीम में हम देखें तो इन्होंने हेल्थ के नाम पर वोट लिए, इन्होंने एजुकेशन के नाम पे और थाना कल्चर के नाम पर वोट लिए। तीनों में मुझे बता दें, आप बता दें क्या बेहतरी आई है? क्या लोगों को सबसे बुरा हाल अवाम का हुआ, अस्पतालों में मुफ्त अदवायात जो है वो नापैद है, जराइम की सूरत, अस्पतालों की तरक्याती जो स्कीमें हैं वो इल्तवा का शिकार हैं, किसी ना किसी वजह से रेड टेपिज्म का शिकार हैं। तो जब आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, MTI एक्ट छोड़कर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी को भी ये दे देंगे तो फिर भी बेहतरी नहीं आ सकती जब तक आप खुद ना करना चाहें, क्योंकि इसमें बराह रास्त। और मेयो हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर सबसे ज़्यादा लोड होता है गरीब मुस्तहिकीन जो पेशेंट्स हैं उनका। और कभी टेस्ट की कीमतों में हम देखते हैं कि इजाफा कर दिया गया है, कभी वार्ड्स में डॉक्टर्स गायब हैं, कभी दींगा मुश्ती के मनाजिर आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो MTI एक्ट आप लगाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सहूलियात हैं वो किसने प्रोवाइड करनी है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स किस मर्ज की दुआ है? अगर आपने बना ही दिया है और इसका मतलब ये है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से कोई पूछने वाला नहीं है, जिसकी वजह से कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इस पर हम एक स्पेशल सेगमेंट रखें और जो कोई भी जिम्मेदार है, हम तो कोशिश करते हैं जी मधु करने की। मेट्रो बस के मामलात खराब हुए तो हमने जिससे राब्ता किया कि लोग इस बात करने को तैयार नहीं है। आप मैं पहले भी तजवीज आपको दे चुका हूं, एक प्रोग्राम किसी हेल्थ किसी हॉस्पिटल से कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि तरक्की क्या हो रही है और दावे क्या हो रहे हैं। जो जवाबदेह हैं वो जब जवाब देने को तैयार नहीं तो हमारी ये इश्यूज दिखाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? वो तो लंबी तान के सो रहे हैं और उनको पता है कि ये उनके एंड से गलतियां हैं, उनकी गफलत है, उनकी कोताही है, इसलिए कोई आने को भी तैयार नहीं होता। खैर, हम तो बार बार मुद्दू करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन जगाते भी रहेंगे, ये चीज़ें उठाते भी रहेंगे, क्योंकि अवाम के बराह रास्त ये मसाइल हैं। और जब मामला सेहत और ज़िंदगी का होता है तो जी इस पर तो कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं जा सकता। ब्रेक के बाद सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की बात करनी है, और जहां पे जी GI पाइप का स्टॉक खत्म हो चुका है। लोग तो खरीद ही लेंगे जिनको मसाइल होंगे, लेकिन ये स्टॉक क्यों खत्म हो गया? ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक के बाद एक मसाइल हमारे सामने होते हैं और क्योंकि ये आप ही के मसाइल होते हैं इसीलिए डिस्कस करना हम इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके मसाइल हल हो जाएं। अब ये लोग जो भारी भरकम जो है बिल भेज देते हैं, अभी बिजली के बिल आ रहे हैं, जैसे मौसम में तब्दीली होगी आपको गैस के बिल भरने पड़ जाएंगे। सुई नॉर्दर्न की हम बात कर रहे हैं जी। GI पाइप का स्टॉक खत्म हो चुका है और पाइप खरीदने की जिम्मेदारी सारिफिन पर डाल दी गई है। सारिफ खरीद ही लेगा, अपनी ज़रूरत के तहत पैसे लगा ही लेगा, लेकिन कंपनी की जिम्मेदारी जो है वो किसने पूरी करनी है? राव साहब, कंपनी की जिम्मेदारी करनी है UK की किसी कंपनी ने, वहाँ से आगे किसी बाहर के मुल्क की कंपनी आएगी, वो इसको आगे करेगी, या कोई चाइनीज को बुलवाते हैं वो उनकी जिम्मेदारी। पैसे ये लें, हाँ, डिमांड नोटिस ये लें, और जो जिम्मेदारी है पाइप फ्राहम करने की वो सारिफ की है। ये तो हालात हैं। अच्छा, आपको याद होगा कि इन्होंने गैस कनेक्शन देने के हवाले से एक पॉलिसी वजह की थी कि इतने गैस कनेक्शन मिलेंगे, और उसमें भी रोडे अटकाने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ हीले बहाने, कभी रोड कट के नाम पर, कभी कुछ और कभी कुछ। ये कंपनी का बड़ा पुराना वतीरा है, और कंपनी चूँकि हर वक्त माले गनीमत के चक्कर में रहती है, जाहिर है ना तो ये गैस का बिल किसी से वसूल करते हैं, मुफ्त शहरियों को गैस फराहम कर रहे हैं, और ऐसे में ये और क्या करें? अगर बोझ सारफ पर ना डालें तो फिर ये क्या करें? बात ये है कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन कंपनी जो है ये बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो इकट्ठे करती है डिमांड नोटिस के नाम पर, और डिमांड नोटिस के नाम पर इकट्ठा होने वाला जो पैसा है उसको 8-8, 10-10 माह तक ये इनके पास पड़ा रहता है। और गैस कनेक्शन के लिए फिर भी शहरियों को कितार में लगना पड़ता है, किसी ना किसी की सिफारिश किसी ना किसी से कहलवाना पड़ता है, फिर जाकर कहीं सुनवाई जो है वो हो जाए तो उनकी किस्मत साल से। और दूसरी जानिब तो बहुत सारे अर्जेंट वाले सारिफिन को भी रुलते हुए देखा है, जिन्होंने अच्छे अर्जेंट वाले ज्यादा फीस देने वाले भी इसी तरह से रुल रहे होते हैं। तो
मैं तो वैसे ये समझता हूँ कि अगर ये 1000 रुपया भी ले लें और गैस का कनेक्शन दे दें एक्स्ट्रा तो फिर भी बड़ी बात है। ये फिर भी नहीं करेंगे, ये फिर भी इनसे नहीं होगा। चाहे 1000 या 2000 भी सारफ बेचारा जो है वो कर लेगा अफोर्ड, लेकिन ये गैस कनेक्शन फिर भी देने से आ रही होंगे, क्योंकि ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर सर से पांव तक जो है वो किसी को नज़र भी नहीं आती, हर जगह पर मामला जो है वो ख़राब है। तो ऐसे हालात में मज़ीद बोझ जो है वो सारिफ पर डालना, ये इनकी पॉलिसी ऑब्वियसली हो सकती है। इस पर नज़रसानी इन्होंने क्या करनी है, जो इतने भारी भरकम बिल लेकर और 1.5 साल तक 18 माह तक जो है वो डिमांड नोटिस की भारी रकम जो है वो दबाए रखते हैं, और उसके बावजूद कनेक्शन में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऐसे में अगर सारफ तो ये भी चाहेगा कि अगर कनेक्शन लगा दें, बेशक 1000 रुपये का जो पाइप है वो भी इनसे ले लें। तो ये तो वतीरा है बड़ा पुराना इनका। सही। अब जी मुझे सिर्फ ये बता दें, सारिफ अपनी जेब से पैसे भर रहा है और उसके बावजूद भी राव साहब सारिफीन को जो है वो इंतज़ार करवाया जा रहा है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? इनसे पूछगछ करने वाला कोई नहीं है, इनके कोई SOPs नहीं है जिसके मुताबिक जो टाइम फ्रेम दिया जाता है सारिफ का मसला उतनी देर में हल हो। कोई पूछता नहीं है इनसे। देखिए, इनसे पूछना किसने है? सजा का निजाम तो होता है ना। जिन्होंने इनसे पूछना है उनकी वजारत भी आए रोज तब्दील हुई होती है, उनका भी मसला यही है। और पॉलिसी साजी नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि अगर आपने अर्जेंट जो केस आपके पास आया उसके लिए आपने ये टाइम रखा है 1 माह या 2 माह, उसमें उसको उनको कनेक्शन दे दें। लेकिन उसके बावजूद भी उस पर भी अमल पैरा नहीं होते। लेकिन जहाँ पर भी सज़ा और जज़ा का निज़ाम नहीं होगा वहाँ पर इसी तरह के हालात होंगे। MD जो हैं वो बुनियादी तौर पर, और जो जनरल मैनेजर ऑपरेशंस, इनकी ये जिम्मेदारी है कि इंश्योर करें जो अर्जेंट फीस जमा कराएं। ऑब्वियसली बात की है वो, चाहे हमने SNGPL जब आप डिमांड नोटिस वसूल कर लेते हैं तो उसके बाद तो आपके पास कोई जवाब नहीं रहता। ठीक है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते की ताखीर हो जाए, लेकिन साल से लोग लेकिन अफसोस के साथ मकसद किसी का भी सारिफीन की फलाह, सारिफीन के मसाइल हल करना नहीं है। देखिए 2022 में एकदम से आप अनाउंसमेंट सुनेंगे कि सुई गैस के इतने कनेक्शन मिल जाएंगे। हाँ, तो वो कनेक्शन जब लोगों को मिलेंगे ना तब पता चलेगा राव साहब। खैर, लेस्को की तरफ आ जाते हैं। लेस्को से खबर यह है उखाड़ पिछाड़, और यहाँ पर 2 साल से एक ही जगह तैनात मुलाजमीन तब्दील। लाइन सुपरिटेंडेंट, लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन, मीटर रीडर, क्लर्क्स और दीगर स्टाफ के तबादले होंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। आपके इतने सारे मामलात बिजली चोरी के, ये जो इधर उधर आप ट्रांसफार्मर की मद में इधर उधर पैसे जो है वो कर देते, ये तबादले बहुत ज़रूरी इसलिए भी होते हैं क्योंकि मामलात तो आपके ठीक हो ही नहीं रहे हैं। एग्जैक्टली। बात कुछ इस तरह से है कि जो लाइनमैन और लाइन सुपरिटेंडेंट और मीटर रीडर है ना, इनके तबादले तो अगर आप हर माह करेंगे तो उतना ही वो इदारे के मुफाद में भी होगा और शहरियों के मुफाद में भी होगा। क्योंकि जितनी बिजली चोरी हो रही है, ये 3 सेगमेंट हैं जो बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व हैं और पता होने के बावजूद इनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल पता है। जिसने साजबाज नहीं की उसका काम नहीं बना, उसको औसत बिल भी आएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, FIR भी होगी। और मुझे याद है कि FIA को इन्वॉल्व किया गया था बिजली गैस चोरी के मामले पे, लेकिन उसके बाद फिर से जब से अब 3 साल में हम देख रहे हैं कि कोई बड़ी कार्रवाई भी सामने नहीं आई। बस इक्का दुक्का वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं कि बिजली चोरी के हवाले से कोई कार्रवाई की है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आज भी बिजली चोरी होती है, जो ख़ास तौर पर जो देही इलाके हैं वहाँ पर बिजली चोरी होती है, शहरों में भी होती है, लेकिन वो बिजली चोरी होती है मीटर रीडर्स और लाइनमैन की कंसेंट से। इनके साथ मुकमुका करके बिजली चोरी की जाती है। बिल्कुल ऐसे कोई बंदा बिजली चोरी नहीं कर, कोई कुंडे नहीं डाल सकता, क्योंकि सर्वेलेंस मौजूद है। ये वो वाहिद डिपार्टमेंट है जिसकी प्रॉपर सर्वेलेंस है, और उसके बावजूद बिजली चोरी की जो शिकायत है वो बहुत ज़्यादा है। आप अंदाज़ा लगा लें। इसका मतलब है कि ये जो 3 शोबे मैंने बताए, लाइन सुपरिटेंडेंट, लाइनमैन और मीटर रीडर, ये हैं 3 ऐसे शोबे जिनको इनको तो हर माह घुमाते रहे। तो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ तब्दीलियां होंगी तो कुछ मेरे ख्याल से हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी कभी कर ले, हम तो मेंशन करते रहते हैं।
सड़कने वालों के साथ क्या होगा ये हमने आपको बताना है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आते हैं जी, एहतजाज करने से मना किया जा रहा है, अगर एहतजाज करेंगे तो मुकदमा दर्ज होंगे, इसके लिए प्लान क्या बनाया गया है। वापस आते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। सड़कें ब्लॉक करके एहतजाज करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी किए गए हैं। आईजी पंजाब ने पुलिस फोर्स को सख्त इकदाम की हिदायत कर दी है, लेकिन अगर आईजी चेंज हो जाएंगे तो ये अहकाम भी क्या तब्दील हो जाएंगे, सवाल ये पैदा होता है। राव साहब जवाब दीजिएगा ज़रा। देखिए, आईजी तब्दील हो या ना हो, बहरहाल सड़कें ब्लॉक करना, यही हम जब अक्सर तरीके इंसाफ अपोजिशन में थी तो यही हम बात किया करते थे कि हर रोज़ लॉकडाउन शहर के इतने इलाके और फ़ख्र महसूस किया जाता था। और आज अगर कोई एहतजाज करता है अपने हक के लिए, अभी तो सियासी जमातें एहतजाज नहीं कर रही, अभी तो कोई किसी हाउसिंग स्कीम का मुतासिरीन का एहतजाज है, या डॉक्टर्स का एहतजाज आपको नजर आता है, या कहीं पर स्टूडेंट्स के एहतजाज करते हुए नजर आए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से कोई एहतजाज करता है। यानी अभी सियासी जमातों ने एहतजाज नहीं उस तरह से किया जिस तरह से अगर हम देखें तो 2013 से 18 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किए हैं। 365 दिनों में 300 दिन तक एहतजाज हुआ करते थे। मुझे लगता है वो भूल गए। बिल्कुल सही कहा। और उस वक्त के रिकॉर्ड डॉक्टर्स के एहतजाज हुए राव साहब। उस वक्त अगर जो कोई FIR अगर दर्ज होती भी थी तो उसको इंतकामी कार्रवाई कहा जाता था। सही कह रहे हैं आप आपकी सुन्नत पूरी कर रहे हैं लोग। आपने कहा है कि एहतजाज करें, अपने हक के लिए बाहर निकलें, बिजली का बिल ज्यादा है तो बाहर निकलें, अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़े तो बाहर निकलें, ये तो आपने ही कहा है। अगर डॉलर की कीमत 60 रुपए तक चली जाए, बढ़ जाए 168 रुपए तक चली जाए तो आप बढ़े, चीनी की कीमत 55 से 104 पे 110 पे चली जाए तो आपने तो कहा एहतजाज करें, अपना हक मांगने के लिए एहतजाज करें। लेकिन अभी पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से उस तरह की एहतजाजी कॉल्स नहीं आई जिस तरह की हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की देखी। अभी तो सिर्फ लिबर्टी चौक में या तो एहतजाज हो रहा है, कोई जिस तरह से ये जो पे दर पे वाक़यात हुए हैं इस हवाले से एहतजाज हो रहा है, या जो एहतजाज हो रहा है किसी मुतासरीन है किसी सोसाइटी के तो वो एहतजाज करें। अभी तो फ़िलहाल ये सीरीज़ है, लेकिन बहरहाल एहतजाज के लिए आपको कोई एक ऐसा पॉइंट, देखिए ये आपका बुनियादी राइट है और इसका ये आपको आइन इसका हक देता है, आप अपना मुतालबा साहब हमने इन एहतजाज की ज़द में बहुत सारे अफसोसनाक वाक़यात भी ये तो तब भी आते हैं, ये तो तब भी हमने देखा है कि एम्बुलेंसेस फंसी हुई हमने नहीं देखे। ये जिनकी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की आपने बात की है, इनको एक एहतजाज कर रही थी ये फिरोजपुर रोड पर 180H पर, वो कवर कर रहा था तो इन्होंने मेट्रो बस बंद करवाई, इन्होंने जो चल रही थी वही बंद करवाई इन्होंने। और इस तरह के काम, हर वो काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया जिस पर आज इनको बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि एहतजाज अगर कोई करेगा तो वो तो कप्तान की सुन्नत पे पूरा उतरेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुन्नत होगी उस पर एहतजाज करना। तो सज़ा और जज़ा की बात यह है कि माल रोड को ऑलरेडी हाई कोर्ट का एक बड़ा वाज़ेह ऑर्डर है, वहाँ पर एहतजाज नहीं कर सकते, अलबत्ता कवर भी नहीं कर सकते। हम वहाँ पर अगर एहतजाज होगा तो कवर भी नहीं कर सकते। तो इस तरह की अगर कदगन लग जाए उन रोड्स पर जो कि मारूफ तरीन शाहराह हैं, लेकिन बात यह है कि अगर कोई एहतजाज किसी ऑफ रोड पर करता है तो वो गवर्नमेंट उस पर कान भी नहीं धरती, गवर्नमेंट उसको मानने के लिए भी तैयार नहीं है। आज सबको अपनी बात मनवाने के लिए सेक्रेटेरिएट का रुख करना पड़ता है। आए रोज जो क्लर्क एसोसिएशन है वो एहतजाज कर रही है अपनी तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से कि महंगाई के तनासुब से उनकी तनख्वाहें बढ़ा दें, इसमें क्या बुरी बात है अगर वो कर रहे हैं। तो ये तो आप ही ने सिखाया है, ये सिखाया भी आप ही नहीं है कि अपने हक के लिए आप बाहर निकलें, और जब कोई बाहर निकलता है तो उसको सजाएं आईजी साहब अनाउंस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यही वजह है आईजी साहब की तब्दीली की। बिल्कुल ऐसे ही है जी। आप चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का 1 अरब 63 करोड़ का बजट मंजूर, रिसर्च के लिए 15 करोड़ मख्सूस किए गए हैं। बहुत अच्छा इकदाम है ये। अगर ये तमाम तर पैसे रिसर्च पर खर्च हो भी जाएं तो जिस लेवल की स्टडीज़ की, जिस लेवल की हम बार बार जिक्र करते हैं कि अब मयार होना चाहिए, वो मेरे ख्याल से पूरा हो जाएगा। क्यों राव साहब?
देखिए 1 अरब 63 करोड़ का बजट, अब इसको आप आइडियल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि बेहतरी की जानिब एक कदम ज़रूर होगा, क्योंकि दुनिया में रिसर्च के हवाले से हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ की अगर आप देखें, उनकी रैंकिंग देखें तो हम बहुत पीछे हैं। इसी वजह से पीछे हैं कि वसाइल फ्राहम नहीं किए जाते। जब वसाइल फ्राहम नहीं करेंगे तो फिर रिसर्च का वो मेयार नहीं होगा। आपके यहाँ कैंसाइनो का ट्रायल हुआ, उसके लिए आपको वसाइल चाहिए थे। इस तरह की और भी अद्वयात हैं जिसके लिए आप काम कर सकते हैं, और रिसर्च ही एक ऐसा मैकेनिज़्म है, रिसर्च के ज़रिए ही आपकी जो रैंकिंग है वो बढ़ सकती है और तालीमी मियार को आप बढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ ये शोबा बहुत वीक रहा है, क्योंकि फंड्स इस हवाले से जो एलोकेट किए भी जाते थे वो पूरे खर्च नहीं होते। उम्मीद है कि 1 अरब 63 करोड़ के ये फंड्स नई रिसर्च के हवाले से, नई बीमारियों की तशखीस के हवाले से ये काम करेंगे। और UHS के हवाले से ये भी बताएं कि चूँकि इनके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन हैं, ये सरबरा हैं, वो साबिक चीफ जस्टिस हैं, तो उम्मीद है कि ये इदारा और ज़्यादा आगे जाएगा और दीगर जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तदरीसी जो दरसगाहें हैं, वहाँ पर भी रिसर्च के अमल के हवाले से आपको ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। नई नई इन्वेंशंस की ज़रूरत है। UET में अगर आप देखें तो UET का जो फ़र्क है दूसरे तो यही है कि वहाँ पर बिल्कुल आप राव साहब मुझे बराह रास्त जाने का कहा जा रहा है जी, बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया है, और लेकिन राव साहब ज़रूरी इस पर इम्प्लीमेंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका कोई मॉनिटरिंग भी करे, फीडबैक भी ले कि आया इसके नताइज क्या निकले। देखिए हमने देखा कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स पर लाखों रुपए इन्वेस्ट होते हैं, लेकिन उसके बाद वो नौकरी के लिए बैरून मुमालिक चले जाते हैं। और ब्रेन ड्रेन की बुनियादी वजह यही है कि हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से नहीं है जो अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए एक तालीम याफ्ता शख्स के लिए। अब ये रिसर्च का अमल होगा, ये बहुत पीछे। इसमें रिसर्च के हवाले से तो हमारे जो करिकुलम है उसमें भी रिसर्च के हवाले से बहुत कम जो मटेरियल है, जाकर मास्टर्स में जाकर आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के हवाले से कुछ पढ़ाया जाता है। उससे पहले रिसर्च से मुतालिक कुछ भी नहीं बताया जाता। आप खुद देख लें कि आपके यहाँ अभी अगर आपको रिसर्च के हवाले से कोई मटेरियल चाहिए हो तो जो स्टूडेंट होगा वो उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं होगा। तो जाहिर है हर स्टूडेंट का इंटरेस्ट तो नहीं होगा, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि इसमें इंटरेस्ट ना हो। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होते हैं जो जानना चाहते हैं किसी भी चीज़ के मुतालिक, वो उसकी गहराई में जाना चाहते हैं, किसी भी इन्वेंशन के मुतालिक वो जानना चाहते हैं, तो इससे ही नई चीज़ें जो है वो इन्वेंट भी होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ऐसा इक़दाम होगा कि अपने रिसर्चर्स को अपॉर्चुनिटी दी जाए, बजाय इसके कि वो यहाँ से पढ़े और जाकर किसी और मुल्क में जाके वहाँ के लोगों की खिदमत करे। तो यहाँ उसके तजर्बात से फ़ायदा उठाने के लिए UHS का ये बेहतरीन अमल है, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी इसी तरह से बजट बनाने की ज़रूरत है। अब मौके यहाँ पर दें अपने नौजवान को। आपका नौजवान ज़्यादा बासलाहियत है, किसी से कम नहीं है। बिल्कुल, और इसके लिए प्लेटफॉर्म मौके आप ही ने फराहम करने हैं ताकि हमारे नौजवान जो हैं वो आगे बढ़ सके और जो जदीद तकाजे हैं उनको भी मीट कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ हमने चलना है एक ब्रेक की तरफ। आप हेडलाइंस जानिएगा, उसके बाद कुछ बात होगी मेट्रो बस के मामलात के हवाले से, इसके साथ साथ बल्दियाती निज़ाम के हवाले से आपकी मुलाकात करवाएंगे आज के मेहमान से। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में आज बहुत ही अहम टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। आवाम की सहूलत जो है वो हुकूमतों की तरजीहात होती है। आवाम को फ़ायदा पहुंचाना, आवाम की ज़रूरियात का ख्याल रखना, मसाइल हल करना, सस्ती अशिया प्रोवाइड करना, सस्ती ट्रांसपोर्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात इसके बिल्कुल बरअक्स नज़र आ रहे हैं। हम बात करने वाले हैं सफरी सहूलत, जिसको आसान बनाया गया, जिसको आवाम की दस्तरस में बनाया गया। मेट्रो बस सर्विस का आगाज़ किया गया ताकि आवाम सस्ती सफरी सहूलियात से इस्तेफादा कर सके। लेकिन
इस वक्त जो मेट्रो बस के हालात हैं, बंदिश की तो हम बात करेंगे, फिलहाल मेट्रो बस बंद है, लेकिन एक के बाद एक हादसा होना मामूल बन गया और हादसा जो हुए वो आप लोगों के साथ हम टाइम टू टाइम शेयर भी करते रहे। कभी मेट्रो बस जंगले से टकरा गई और कभी हमने ये देखा जी मेट्रो बस में आग लग गई। फिर इसके बाद हमने ये वाकयात भी देखे कि फनी खराबियों के बाइस मामूल बनते रहे हादसा। माजी में ज़्यादा हम दूर नहीं जा रहे, ये अभी कुछ ही देर पहले ये तमाम वाकयात हुए हैं जिसकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर भी करते रहे। और अब यहाँ पर हालात आ पहुँचे हैं कि आज तकरीबन 10 रोज़ हो गए हैं मेट्रो बस मुकम्मल तौर पर बंद है। अब वो लोग जो कि 30 रुपए में शाहदरा से यहाँ कोट लखपत आ जाते थे, हमारे दफ्तर लोग आ जाते थे, वो लोग किस कदर परेशान हैं। 150 रुपये में 200 रुपये में उनको हर रोज़ का सफ़र पड़ रहा है। अब तरजीहात हुकूमत की क्या हैं? हम तो ये सुन रहे हैं कि जी इलेक्ट्रिक बसें लेकर आई जा रही हैं, तो ये बसें ये भी आवाम के पैसों से ही बनी। इनके साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है, इनकी बंदिश क्यों की जा रही है? एक के बाद एक हादसा और उसके बाद बसें बंद हो जाना, ना इस पर कोई जवाब देने को तैयार है, ना कोई इस पर बात करने को तैयार है। आवाम बेचारी जो रो रही है, बिलक रही है कि हर रोज़ अच्छे खासे पैसे लग रहे हैं। अच्छा, अब से कुछ दिन पहले हमने मेट्रो बस में ही अपने रिपोर्टर राउत साहब को भेजा और उन्होंने वहाँ पर हालात क्या थे कुछ दिन पहले जब मेट्रो बस चल रही थी। तो मैं अभी रुमेल की तरफ जाना चाहूँगी। मुसलसल मेट्रो बस की बंदिश है, इस वक्त स्टेशन पर क्या सूरत हाल है रुमेल हमें बता रहे हैं। रुमेल बताइएगा क्या सूरत हाल है, लोग सफ़र करने के लिए आ रहे हैं, क्या कहना है उनका, किन तासुरात का इजहार कर रहे हैं और असल मसला क्या है, क्यों मेट्रो बस को मुसलसल बंद रखा गया है? जी बिल्कुल, 28 अगस्त से जो है वो मेट्रो बस की जो सर्विस है वो तातील का शिकार है। और इसके पीछे जो महरक़ात हैं वो ये थे कि 28 अगस्त को जो मेट्रो बस के ड्राइवर्स हैं उन्होंने जो है वो हड़ताल की थी। हड़ताल जो है वो उन्होंने इस वजह से की थी कि उनके जो निजी कंपनी जिसके ज़ेरे इंतज़ाम मेट्रो के इंतज़ाम थे, उनके ज़ेरे जो वाजिब अलाद उनके जो बकाया जात थे, उनके कुछ अलाउंसेस थे, उनकी जो ग्रेजुएटी थी वो उनके ज़िम्मे थी, जिसके बायस जो है वो मेट्रो बस के जो ड्राइवर्स हैं वो हड़ताल पर चले गए थे और जिसके बायस मेट्रो की जो सर्विस है वो मुअत्तल हो गई थी। मगर कुछ रोज पहले ड्राइवर्स हजरात के जो कंपनी के साथ जो मामला हैं वो तय पा गए थे, उनके तमाम मुतालबात भी तस्लीम कर लिए और ड्राइवर्स ने जो है वो अपनी जो बंदिश है उसको भी खत्म कर दिया। मगर ये जो मेट्रो का इंतजामात का जो ठेका है ये निजी कंपनी जो नई आई है उसको दिया गया है। पुरानी कंपनी से लेकर ठेका निजी कंपनी एक नई है उसको दिया गया और नई बसें जो है वो सिस्टम में दाखिल की गई हैं। उन नई बसों की जो टेस्ट ट्रायल है वो अभी जारी है। इसके अलावा जो अभी जो बताया जा रहा है कि उन नई बसों में जो स्टेशन कमांड सॉफ्टवेयर है जिसके तहत ये बसें जो है वो चलती हैं, लोग जो है वो अपना कार्ड उस पर जो है वो लगाते हैं, वो सॉफ्टवेयर अभी तक इन बसों में इंस्टॉल नहीं किया जा सका, जिसके बायस जो है वो ये बसें अभी तक जो है वो साथ लोग कुछ खड़े हैं, मुझे उनसे बात करके बताइएगा क्या कहते हैं वो, मेट्रो बस की मुसलसल बंदिश की वजह से उन्हें क्या परेशानी है। मेट्रो पर सफर करने वाले लोग भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। जी सर बताइएगा, मेट्रो 10 रोज से बंद है, क्या मुश्किलात पेश है आपको इन 10 रोज से? जी अस्सलाम वालेकुम सर, देखो ना कोई चीज़ नहीं है, एक माड़े जे बंदे आम शहरी असी मैटर करीदा, साढ़े कोल 200-400 नहीं दिता जाता, 30 रुपए ने। मैं हुण BA किया है, जॉब ढूंढने काम है नहीं, हालात अगे इन्ने को माड़े हो गए ने मुल्क के। जदों की हुकूमत आई है ना, मैं ना कोई गल ही ना करो। ए वेखो ए 30 रुपए ने मेरे को सिर्फ मेट्रो का किराया सी, मैं मेट्रो का किराया ला के छदड़े जाना सी, वो माड़ा जो उत्थे काम लभा सी कुछ चपड़ूसी का, मैं चलो वही कर लेने, साडी गौरमेंट ही इंज दी है, की करिए, इत्थे कोई इज्जत ही नहीं है पढ़िया लिखिया दी। जी है ना, आपने सुना कि ये जो शहरी हैं इनके पास सिर्फ 30 रुपए हैं, 30 रुपए इनकी जेब में है, मेट्रो सर्विस जो है वो बंद है, इनको इस चीज़ का इल्म नहीं था। अब ये यहाँ पर शदीद मुश्किल से 2-4 हैं और ये कह रहे हैं कि मैं दूसरे जो ट्रांसपोर्ट के ज़राए हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास सिर्फ 30 रुपए हैं। एक और शहरी भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। अजी बताइएगा आपको क्या मुश्किलात हैं? मुश्किलात ये हैं कि जहाँ 30 रुपये में पहुँचा जाता है वहाँ 70 रुपये लगते हैं, 50 रुपये में और रीगर तक पहुँच जाते हैं वहाँ 100 रुपये लग जाते हैं। बहुत मुश्किलात है। मेट्रो अपील है हुकूमत से, मेट्रो को ऑन कर दें प्लीज़। अजी आपने शाना शहरियों का जो है वो शहरी यहाँ पे हुकूमत के खिलाफ दुहाइयाँ दे रहे हैं और हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि खुदारा ये जो सस्ता सफ़र है, ये सवारी जो सस्ती सवारी आवाम के लिए मुयसर थी, इसको जो है वो फौरन जो है वो बहाल किया जाए ताकि हम हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रुमेल थैंक यू सो मच। बारहा कहा जा रहा है हुकूमत से रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं लोग, शहरी कि आसान सफरी सहूलत जो कि उनकी दस्तरस में थी, 30 रुपये में वो सफ़र कर लेते हैं। हम हुकूमती नुमाइंदों से राबते में मुसलसल कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत थी ये सर्विस उन्होंने मुतारिफ कराई, मकसद क्या था? तनकीद का इसको निशाना बनाया गया, कभी जंगला बस सर्विस कहा गया, कभी कुछ कहा गया। अब आवाम तो जो है इसको कह रही है कि बहाल करें, इससे उनको फ़ायदा था। इस पर हम बात करते हैं, मकसद क्या था ये बस सर्विस मुतारिफ कराने का, और अब जो इसके साथ सलूक हो रहा है इस पर भी कमेंट्स लेंगे। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने मेट्रो बस की मौजूदा सूरत हाल आपको दिखा दी, और ये मनाजिर भी हमने आपको दिखाए थे जब मेट्रो बस को स्टार्ट किया गया था। क्या शानदार स्टेट ऑफ दी आर्ट बसें थी और किस तरह से ज़बरदस्त से स्टेशंस बनाए गए थे। आज आप स्टेशंस की हालत जाके देख लें, आज आप बसों की हालत जाके देख लें, आज आपने लोगों के तासुरात भी सुन लिए। हुकूमती नुमाइंदा तो कोई तैयार नहीं है, लेकिन हम जान लेते हैं जी ऑपोजिशन से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जिन्होंने ये बस मुतारिफ करवाई थी, मकसद क्या था, क्या प्लानिंग थी, और अब जब आसान सफरी सहूलत ऑलमोस्ट ख़त्म होने के करीब है, बल्कि हो ही चुकी है, इतने दिनों से लोग ज़्यादा पैसे खर्च कर अपने कारोबार पर जा रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं, तो फिर क्यों अपोजिशन इस पर चुप है? मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये तमाम सूरत हाल देख के आपको अफसोस तो हो ही रहा होगा। वो कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हाँ। ठीक है ना। जो हमारे सरकारी मुलाजमीन होते हैं ना, उनका टेन्योर होता है 2 से 3 साल। ठीक। हुकूमत जो जिस बंदे के हाथ में, उससे आप ये भी पूछ लेना कि कितना टेन्योर होता है, तो उसको ये भी नहीं पता होगा कि एक सरकारी अफसर का टेन्योर कितना होता है। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग लिए जाते हैं, उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उनको क्या फुलफिल करनी होती हैं। ये जो बस सर्विस है, इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, और कुछ सरकारी अफसरान भी हैं। जब ये शुरू हुई थी, एक बहुत ज़ील और जज्बे के साथ शुरू हुई थी, और अपोजिशन जो उस वक्त, आज जो हुकूमत है वो उस वक्त अपोजिशन में थी, तो उस वक्त ये कहते थे जंगला बस बन गई है, पैसा बर्बाद हो गया, रुल गया। और जितने में हमारी मुल्तान और पिंडी की ये मेट्रो बसेस बनी थी, इतना पैसा, उससे ज़्यादा पैसा ये पेशावर में उससे कम फासले के ऊपर खर्च कर चुके हुए हैं, और अभी भी वो कंप्लीट नहीं है। वहाँ भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, अगा पहले ही लगन लग पियान। अच्छा, यहाँ इनको एक खूबसूरत प्रोजेक्ट ये दिया, 20-30 रुपए के टिकट में लोग किधर से, शादरा से चलते थे और गजुमता तक जाते थे, 27-28 किलोमीटर का फासला, और लोग इंजॉय करते थे, इससे सफ़र भी करते थे, इंजॉय भी करते थे। देखिए, हाँ, स्टूडेंट्स, मजदूर, सरकारी मुलाजमीन, इवन गाड़ियों वालों ने भी, जो मतवस्त तबके के लोग थे, वो गाड़ियों वाले भी इसमें सफ़र करते थे। हालत क्या है, हमें लोग, अच्छा, अब आप देखें, हुकूमत का काम होता है, हुकूमत का काम होता है चीज़ों को रेगुलेट करना। हर किस्म की सर्विस जो माशरे में, माहौल में, सरकार में, अवाम में चल रही है, उसको रेगुलेट करके उस सिस्टम को जो बना हुआ है उसको बेहतर बनाना, और जो नहीं बना वो बना के लोगों को फैसिलिटीज दे। अच्छा, अब इनको एक खूबसूरत सर्विस मिल गई, इनसे अकल के अंधों से ये एक बनी बनाई खूबसूरत फैसिलिटी अवाम को जो दी गई थी हमारे दौर में, उसको क्या हुआ, पहले आग लगने लग गई, जो अब मुझे आज तक समझ नहीं लगी। जंगलों के साथ बसें टकराने लग गई, मुझे आज तक समझ नहीं लगी। उसके बाद हाल ये हुआ कि इन्होंने टायर ब्लास्ट होने शुरू हो गए, फिर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का जो है वो नया कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या उनके साथ पहले तय था, क्या नई कंपनी के साथ तय था? हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट सारी दुनिया में चलते हैं। ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, तनख्वाहें नहीं मिली, तो भाई आप किस लिए हो? आपने एक लेना है कंसल्टेंट। अगर आपके पास अफसर सारे जो है काम करने से अनकारी हो गए हैं, तो आप कंसल्टेंट हायर कर लें, जो इनको बहुत पसंद है। इमरान खान से लेकर नीचे तक ये कंसल्टेंट के साथ ही चलते हैं कि हमें एडवाइस करो कि हमने क्या करना है। कंसल्टेंट भी बाहर से आए हुए हैं, वो असी पाकिस्तानी, असी लाहौर के रहने वाले, पंजाब के शहरों के रहने वाले। तुसी बरतानिया तो कंसल्टेंट बुला लेंदे हो, हिंदुस्तान तो लोगों को बुला लेंदे हो, तुसी मशवरे देने लिए। अब ये इनसे चल नहीं रही, इनमें कैपेसिटी नहीं, इनमें कैपेबिलिटी नहीं। और ऊपर सोने पे सुहागा देखें कि वो जी कॉन्ट्रैक्ट नई कंपनी ने, पुरानी कंपनी ने तनख्वाहें दी, तो आप किस लिए हैं? जब तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, एक गरीब आदमी जो 25-30 हज़ार रुपया तनख्वाह लेता है, सारा दिन वो बस चलाता है, तो जब उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी, ग्रेचुइटी कह लें, जो भी कह लें,
जो उसका मुआवजा है उसको नहीं मिलेगा तो वो फिर काम क्यों करेगा? बिल्कुल सही। अच्छा, 2 दफा तो आप उसको दिलासा दे चुके हैं कि जी हम आपको तनख्वाहें लेके देंगे, फिर अब आपने कंपनी पे डाल दिया, कंपनी आसमानों से उतर आई है। बिल्कुल ऐसे। तो गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें रेगुलेट करनी है, तो अरबों का जो ये कहते थे प्रोजेक्ट। मान लिया मेरे साहब इनसे तो संभाला कुछ नहीं जा रहा, मैंने आवाम के जो शॉर्ट सुने हैं, आवाम की जो परेशानी सुनी है, 30 रुपए से कहाँ 150 रुपए में लोग कह रहे आ रहे हैं। अभी आपने देखा एक स्टूडेंट था, वो कह रहा था जी 30 रुपए उसके हाथ में है और जॉब की तलाश में वो फिर रहा है, और किस तरह वो सफर करे। चिंगची जो है ना, पेट्रोल आसमानों को चला गया। चिंगची का नॉर्मल जो किराया है ना वो 40 रुपए एक जगह से लेके दूसरी जगह। और यहाँ जो आते हैं लोग, जो साइडों से बसें चलानी थी, इन्होंने वो भी चला दी हुई हैं कागजों में कि जी हम 6-7 रूटों के ऊपर जो है ना वो सेकेंडरी बसें चलाएंगे, वो भी चल चुकी हुई हैं। अच्छा, वो जो आप एक चिंगची लेकर आते हैं फिर दूसरी पर बैठते हैं, 80 रुपया हो गया, वापसी पर भी 80 रुपया, पैदल चलना और चिंगचीज के पीछे भागना, गैर महफूज सफर, जहां सफर 20-30 रुपए में होता है और बेहतरीन था, उसकी जगह आप 150 रुपया या 250 रुपया एक गरीब का खर्च कर रहे हैं। जो 150 रुपया खर्च करेगा एक रोज, तो 30 दिन के 4-4.5 हजार रुपए तो ये हो गया। अच्छा, ऑपोजिशन क्यों चुप है, क्यों आवाम की आवाज बन के बाहर नहीं निकल रही? ये तो आसान सफरी सहूलत आप ही लोगों ने शुरू करवाई थी और आप ही लोग इस पर चुप। असेंबलियों में बात करने नहीं देते हैं किसी को, कोरम पूरा नहीं होता, इनके अपने लोग नहीं आते, मिनिस्टर इनके अपने नहीं आते, MNAs MPs जो हैं उधर भी, ऊपर इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी इनके अपने मेंबर चीखों पुकार कर रहे हैं। वो जो बुजदार साहब हैं, नई खूबसूरत बेसकोट पहनते हैं, बड़ी अच्छी शलवार कमीज पहनते हैं, और उन्होंने अभी तक कोई 19 यूनिवर्सिटियाँ बना दी हैं। ननकाना साहब की यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट हमने कंसीव किया था, वो बन गई है, और जाकर देखें वहाँ खाली ग्राउंड है। अगले दिन वो जो चौहान साहब हैं, बड़े अच्छे, उन्होंने दोबारा के तीसरी दफ़ा रखा है, उन्होंने कहा जी मैं चैलेंज देता हूँ। टेलीविज़न का एंकर कहता है चले जी अगली दफ़ा हम आपके साथ चलेंगे, जाके यूनिवर्सिटियाँ देख लेंगे। हकीकत क्या है, हॉस्पिटल बन गए हैं, स्कूल पता नहीं कितने बना दिए हैं, कॉलेज पता नहीं कितने बना दिए, और आप जाके ऑन ग्राउंड देखें, जनरल हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं हैं, मशीनें ख़राब हो गई हैं, एयर कंडीशनर ख़राब हो गए हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल एक बेड के ऊपर 3-3 बंदे आ गए हैं। आई मीन कहाँ रोए, किधर किधर जाए आवाम, क्या करे? तो हम क्या देखें, उसके बाद चलो भाई हम आपको नहीं पसंद, तो हमें सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया था। लोगों को पता है कि मैं मेयर लाहौर हूँ और मैं अभी बल्दियाती निज़ाम की तरफ आ जाता हूँ। वो खुदा के बंदो, तुम चीफ सेक्रेटरी और रौला डाल देते हो जब हमारी तारीखें होती है ना। ये प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे इनका जो मुंशी टाइप लोग हैं ना, इन्होंने यूसीओ में बिठा दिए हैं, वो भी, और सारी सरकार कि जी मीटिंग हो गई, नया बल्दियाती कानून बन गया, उसको असेंबली से पास। ये तो आप कह रहे हैं जब से आपने हमें खत्म किया हुआ है। मेयर साहब मैं आपका कमेंट चाहती हूँ, मुझे अभी आयशा कह रही जी शॉर्ट्स दिखा देते हैं लोगों के। जी आयशा दिखाइएगा, क्या कहना है लोगों का जिनको मेट्रो बस सर्विस की सहूलत ख़त्म होने से मुश्किलात का सामना है? आपको तासुरात दिखाते हैं लोगों के, कर सकते हैं। लोग कह रहे हैं धक्के भी खा रहे हैं, जलील भी हो रहे हैं, कहाँ पर 30 रुपए में सफ़र कर लेते थे। अब लोगों की इस मुश्किल का दावा किसने करना है? हुकूमत ने। देखें, अभी आपने देखा है ये बसें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की, मेरी या PMLN की नहीं है, ये स्टेट का पैसा है ना, बिल्कुल ऐसे हुकूमत का पैसा खर्च, और किस तरह इनको आग लगी हुई है, किस तरह बिल्कुल सड़ रही हैं बसें। खुदा के बंदो, फिक्स ट्रैक है। हाँ। जब मेंटेनेंस नहीं होगी और ड्राइवर को कहा जाएगा कि चलाओ, और अफसर जो हैं वो हैं नहीं दफ्तरों में, वो आते नहीं हैं। क्यों इसलिए नहीं आते हैं कि मिनिस्टर साहब ने कभी पूछा ही नहीं है। हाँ। कि जी किधर, और चीफ मिनिस्टर साहब कह देते हैं जी सारा अपना अपना बंदा एक दूसरे की डोमेन में ना करे। हाँ। तो भाई फिर आप किस लिए चीफ मिनिस्टर? ये जो बसों का हाल है, रोना आया मुझे देख के, ये जिस तरीके से बस को आग लगी हुई है, और ये नौजवान खूबसूरत जो हमारी यूथ है वो रुल रहे हैं कि जी जहाँ 30 रुपए में जाते थे वहाँ उस बच्चे ने क्या कहा, 150-160 रुपए एक तरफ के, 160 और इंतहाई आरामदेह सफर आप कम पैसों में कर रहे थे। अब फिर लोगों ने तो बिल बिलाना ही है। खैर, अब खुशखबरी भी लाहौरियों के लिए एक है, इतने सारे मसाइल में खुशखबरी क्या है जी? दुर्रे नायाब ने हमारे साथ ये खबर शेयर की है। 50 नई मेट्रो बसों का ट्रायल शुरू, रमामा ट्रायल मुकम्मल होगा, नई बसों को कमर्शियल बुनियादों पर चलाया जाएगा। इसका क्या प्रोसीजर है और क्या वाकई ही ये खुशखबरी है? दुर्रे नायाब टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। दुर्रे नायाब, क्या ये वाकई खुशखबरी है? जी बिल्कुल है ना। प्रोसीजर के मुताबिक तो अब तक नई बसों को ऑपरेशन करके ट्रैक को उतार देना चाहिए था और शहरियों को इसमें सफर करना चाहिए था, लेकिन कोविड भी आया बीच में, उसकी भी एक जवाब बनाया गया। और जो कराची से, चाइना से पहले कराची और कराची से लाहौर बसें पहुंची हैं, वो 2 से 3 एक साथ में पहुंच रही हैं। और अब चौथी जो किस्त है उसमें टोटल फ्लीट की तादाद 62 हो जाएगी। 50 बसें आ चुकी हैं, टेस्ट ट्रायल हो रहा है उनका, और उनको
पूरे फुल ट्रैक पे चलाया जा रहा है। ये तो चले हो गया प्रोसीजर, लेकिन नाअहली मास ट्रांजिट अथॉरिटी की यहाँ पर है कि दुर्रे नायाब, आवाम तक समरात कब पहुंचेंगे? लोग बेचारे बिलक रहे हैं, बिलबिला रहे हैं कि सस्ती सफरी सहूलत उनसे छीन ली गई। जी, उसी तरफ मैं रोशनी डाल रहा हूँ। नाअहली है कि इतना तखीर से ये सारा प्रोसेस स्टार्ट किया गया। बसें बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। हाँ। और जो आपका पुराना कॉन्ट्रैक्टर था उनको आपको ऑफ ट्रैक करके घर भेज देना चाहिए था। ये कैसे पॉसिबल है कि नई बसें आई नहीं, आपने पुरानी बसों को बंद कर दिया? क्या ये एसओपीज की खिलाफ वर्जी नहीं? ये बिल्कुल ही खिलाफ वर्जी है और आपने इतना ज्यादा खराब किया। अपनी नाअहली की जिम्मेदारी है जो अलबराक कंपनी पे डाली, उसके बाद उन्होंने इस चीज के रिवेंज में गुस्से में अपनी तमाम बसें ऑफ ट्रैक करके उन्होंने इस मैदान को खाली छोड़ दिया, जिसका खमियाजा लाहौरियों को भुगतना पड़ रहा है। और हमारी 1.25 करोड़ की आबादी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुतासिर हो रही है। ये ताखीरी हरकों पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि आखिर ये प्रोसेस खत्म होना था, नई कंपनी ने आना था, पुरानी कंपनी ने जाना था, इतनी ताखीर अथॉरिटी में क्यों की गई? और आवाम को जो चले इस पे तो कोई कार्रवाई करे ना करे, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, नई बसें आ रही हैं, खुशाइंद है, लोगों का मसला हल हो जाएगा, लेकिन क्या यही सलूक इन नई बसों के साथ किया जाएगा जो पुरानी बसों के साथ हुआ? रिपेयर मेंटेनेंस पर कोई ध्यान नहीं देता। अगर इन्हीं बसों के साथ भी यही सलूक होना है और हमने इनको फिर एक के बाद एक ग्राउंड होते ही देखना है, तो फिर इन जिम्मेदारों का किसने तयन करना है? जी, उम्मीद तो ये की जा रही है कि ये जो नई बसें आई हैं ये आइंदा 5 से 7 साल के लिए कारामद और अपनी लाइफ जो है वो पूरी रखें। लेकिन अगर इनको बर वक्त मेंटेन ना किया गया, इनके टायर तब्दील ना किए गए, मेट्रो बस का जो ट्रैक इतना पुराना पोशीदा हो चुका है वो दोबारा से नया तामील ना किया गया, तो इनका हालत भी वही होगी जो पुरानी बसों की हुई है। गंदे ट्रैक पे बसों को चलाना, नई बसों की एक तो वैसे भी तौहीन होगी और दूसरा उस पर जो पार्ट्स हैं, उसकी जो सर्विस मेंटेनेंस है, उसके अखराजात भी दुगने तिगने हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद है। मेरे सब नई बसें आ रही हैं, इस पे कमेंट क्या करेंगे? कब आ रही हैं, कहाँ आ रही हैं, क्या कह रहे थे? ट्रायल शुरू कर दिया उन्होंने। कहाँ? और अब हम उम्मीद नहीं कहाँ चाइना में है या पाकिस्तान में ट्रायल हो रहा है? ये तो उन्होंने दुर्रे नायाब ने नहीं, यानी आप कह रहे हैं कि रियलिटी नहीं है? मुझे तो इस पे भी शक है। मेरी बात सुने, ये हीट अप होके बसेस जो हैं वो उनको आग लगती है और उसकी वजह क्या है कि इंजन ऑयल जो है वो नॉर्मल जब तब्दील नहीं होता, तो ये हम जब होश संभालिए मैं पता है गड्डी गर्म हो जाती है, स्पार्किंग होती है, आग लग जाती है। क्यों जो है उसको ऑयल चेंज नहीं हो रहा? टायर अगर घिस रहे हैं तो वो टायर ब्लास्ट हो गए। मैंने तो पहले ये सवाल किया कि अगर मैं थोड़ी सी डिटेल में जाता हूँ ना, आवाम के पैसे आप लोग जाया कर रहे हैं। बात ये है कि सानू तो कहते सन ना कमिश्नर खा गए ते 50 नवियां दा सौदा आ गया, तो ये फिर की गड़बड़ है भाई कि आप जो पुरानी है उनको आप चला नहीं रहे। फिर शायद दुर्रे नायाब ने यह कहा कि सड़कों की भी हालत खराब है, हैवी लोड चल रहा है ना पिछले 5 साल से, तो क्या इनका फर्ज नहीं था कि जहां पर अंडुलेशंस आ गई हैं, यहाँ अनइवन हो गई है सड़क, उसको दोबारा उस हिस्से को स्क्रैप करें, वहां पर दोबारा एस्फाल्ट कर दें? इट इज अ नॉर्मल प्रोसीजर आफ्टर 5 years। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट 5 साल के बाद उसकी मेंटेनेंस होती है, तो उस तरफ किसी को तवज्जो नहीं है। 50 बसें अब देखें, इलेक्ट्रिक बसें लाएंगे ना, इनकी चार्जिंग का मसला होगा, चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर बनाएंगे? अभी तक कोई बना है या नहीं बना? माहौल दोस्त हैं भी या नहीं? आप इतना पैसा लगा के बसें लें और यहाँ पर 4 दिन बाद आपको बसें ग्राउंड होती नजर आए। आपके यहाँ मौसम की भी आपने सिचुएशन देखनी है, आपने अपनी कैपेसिटी भी देखनी है कि आप इन बसों को अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, मेंटेनेंस इनकी कर नहीं। पहले तो ये बताए ना, हमसे तो ये हिसाब मांगते थे ना कि 50 बसें किधर से आई हैं, कितने की आई हैं, फिर इनकी चार्जिंग कहाँ से होगी? किचन के अंदर रसोई चला के तो तुम इस्त्री वाली जगह तो इन्होंने चार्ज नहीं करना, तो वो भी तो बताया ना लोगों को। फिर कहेंगे जी वहाँ धमाका हो गया, सड़ गई बस, उड़ गई बस। अल्लाह ताला इस सानू बुजदार को साड़ी जान छुड़ाए। पंजाब दे नाल जिहड़ी इमरान खान दुश्मनी लै रहा है, ये सारी एक पढ़ा लिखा समझदार तजर्बाकार आदमी लगाता पंजाब की डायरेक्शन। हम ये चाहते हैं कि देखें जी, वो हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसने चीजों को रेगुलेट करना है, जो बनी हुई है उनको चलाना है। और जो वो रोज बताता है कि 19 यूनिवर्सिटियां, जैसे मैंने आपसे पहले कहा 14 अस्पताल, 1,500 स्कूल और कॉलेज, तो वो भाई वो हमें बता देना कि किधर किधर बन रही हैं। खाली अखबार में, अभी आपने अखबारों में पढ़ा ना कि जी पिछली दफा पता नहीं कितने अरब का हुआ था, तो उसमें पैसे नहीं है इसलिए वो प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया गया। कहने में और करने में बहुत फर्क है बेटा। लाहौर के साथ दुश्मनी, पूरे पंजाब के साथ दुश्मनी। इमरान खान साहब, मत पंजाब को विक्टिमाइज करो, मत लाहौर को विक्टिमाइज करो। वैसे तो पूरा सिंध भी रो रहा है, बलूचिस्तान भी रो रहा है।
खैर, हम तो अवाम की बात कर रहे हैं और नेक्स्ट ना तो मैं भी अवाम की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहे हैं। हुकूमतें ही अवाम की जिम्मेदार होती हैं और अब हम देख रहे हैं कि हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आ रही है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। और हमने तो बारहा राब्ता करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई टेलीफोन लाइन पर आने को तैयार नहीं है। अब हमने बात करनी है अवाम के छोटे छोटे मसाइल की, जो कि जुड़े थे बल्दियाती नुमाइंदों से। ये बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं, इनका मुस्तकबिल क्या है? मेयर साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक के बाद आते हैं, इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। छोटे छोटे मसाइल अवाम की दहलीज पर हल होना, हमने देखा माजी में भी ये मिसालें किस तरह से यूसी की सतह पर जो थे लोगों के मसाइल हल हो रहे थे। छोटे छोटे मसाइल जिसमें हम स्ट्रीट लाइट की बात करते थे, गलियों में गटरों के ढक्कनों की बात करते थे, अब ये मसाइल जो हैं अवाम ढूंढ रही है कि किस तरह से उन्हें। मेयर साहब, आज आप हाईकोर्ट में भी पेश हुए और बहाली का बार बार ऐलान किया जा रहा है, क्यों हम इस पर कुछ रोशन इम्कानात नजर नहीं आ रहे? बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये पता नहीं कितने साल पहले का ये शेर है, पार्टीशन होने से पहले का। हमें जब जजेस का रोस्टर, वो पता नहीं उसको कॉज लिस्ट कहते हैं, वो निकलती है ना, तो सारे वकीलों को उसकी इत्तला हो जाती है। हमारा पूरे पंजाब के लोग जो है ना जी, लाहौर हाई कोर्ट में आते हैं और हम इस उम्मीद के साथ आते हैं कि आज फैसला हो जाएगा। आज सरगोदा से भी लोग आए हुए थे, राजनपुर के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आए हुए थे, लोधरा से आए हुए थे, रावलपिंडी के आए, और उनके साथ बहुत सारे लोग आते हैं। अच्छा। हम आकर जज साहबा के दफ्तर में गए, जाके बैठ गए। बड़ा बेहतरीन दफ्तर, माशाल्लाह माशाल्लाह, और बड़ी ठंडी हवाएं अंदर। वहाँ में 9:15 साढ़े 9 बजे पता चला कि जज साहबा छुट्टी पर। अब आप मुझे बताएं कि अगर जज साहबा छुट्टी पर थी, स्टार्ट किया था वो जज साहबा छुट्टी पर थी, स्टार्ट किया, जज साहबा छुट्टी पर थी, तो जिस तरह पहले इन मोबाइलों पे सारे वकला को मैसेज पहुंच जाते हैं, तो अगर वो भी पहुंच जाता तो हमारे जो साथी आए हैं, जो हम धक्के खा रहे हैं 2.5 साल से अदालतों में, वो आज की एक दिन की तो फटीक से बच जाते हैं ना। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है सरकार के जो नुमाइंदे आने थे वो कोई नहीं आए थे, पुलिस भी नहीं आई थी। कल मैंने एक छोटी सी रिट की थी कि कमिश्नर लाहौर जो है वो झंडा नहीं लहरा सकता हलाले इस्तकलाल का। सुबह तारीख लग गई, जज साहब ने माजरत कर ली 9 बजे, क्योंकि 10 बजे झंडा लहराया जाना था। हमने भाग दौड़ कर करा के 1 बजे तारीख लगवाई तो इन्फ्रक्शस हो गई। तो ये हो रहा है बल्दियाती इदारों के साथ हाल। हम काम क्या करते थे, गली में गटर नहीं है, मोहल्ले वाला वोटर आके कहता था शाम तक नहीं लगा तो देखूंगा तो मैं अगली दफ़ा वोट लेने आना। यही हाल स्ट्रीट लाइट का था, यही हाल सफाई का था, यही हाल बर्थ सर्टिफिकेट का था, यही हाल डेथ सर्टिफिकेट का था। और हम हर वक्त, मैं हर हफ्ते रिपोर्ट लेता था, खास तौर पर तलाक के सर्टिफिकेटों की, कोई चीज़ पेंडिंग ना हो। और अब अभी आप देखें, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, सोचें उन बच्चियों का जो 20 साल की, 30 साल की, 25 साल की उम्र में जो बेचारी डाइवोर्स हो गई हुई है, उनको डाइवोर्स सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहे। मैं बार बार कह रहा हूँ 10-11 हज़ार सर्टिफिकेट्स पेंडिंग है। ये कहने को बहुत छोटे छोटे मसाइल मैं कहता हूँ, लेकिन किसी की जिंदगियां जुड़ी हैं इसके साथ। मुझे पता है ना, लोग मेरे घर पे आते हैं और वो खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको मेरे टेन्योर के बने हुए फाइलों में पड़े हुए हैं। वो मेरे पास आते हैं, मुतलका यूसी वाले को कहता हूँ सर बिल्कुल इनका पड़ा हुआ है। बट जब वो सरकारी मुलाजमीन हमें हटा के जब वो सरकारी क्लर्कों के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी हमें तो फाइल ही नहीं मिलती। तो दिस इज अ डिफरेंस। वो बेचारे चक्कर लगाते हैं, बच्चियों की शादियां नहीं हो रही, बाहर जाना, वो डाइवोर्स सर्टिफिकेट चाहिए। और बहुत प्रॉपर्टियों के झगड़े होते हैं जब डाइवोर्स होती है, इवन पेंशन्स के झगड़े होते हैं। तो बात यह है कि इनको चाहिए, ये अगर हमें नहीं बर्दाश्त करते तो हमें वहां तक लिमिटेड कर दें, प्योरली जहां तक अवाम के ये छोटे छोटे मसले हैं मेयर को ना दें। ये हमें पता है इन्होंने फंड नहीं देने, हमें ना दें, हम नहीं काम करवाते, मगर ये छोटे काम जो दूसरे महकमों की कोऑर्डिनेशन के साथ हो सकते हैं वो तो हम करें। जब हम आते हैं तो शोर, आपको मैंने पहले ही कह दिया, तो हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से मैंने कई दफ़ा आपके मीडिया से हाथ जोड़कर वहाँ पर कहा कि खुदा के लिए हमारा ये जो फैसला है हमें सुना दें। अब तो हम ये भी सुनने को तैयार हैं कि आप इस काबिल नहीं है, इसलिए कोर्ट जो है आपकी दरख्वास्तों पे मज़ीद गौर खौस नहीं करेगी। और हुकूमत के जो आपको पता है अंदाज, वो आपको पता ही है। दोबारा मैं उसी बात पे आता हूँ, मैंने चैलेंज किया था कि इनसे नया बल्दियाती एक्ट नहीं बनेगा। अभी 5-6 दिन पहले मीडिया ने, आपने खुद ही खबर शाया की है ना कि काफ लीग के और इनके वो मीटिंगें हो रही हैं, मिनिस्टर बैठ गए।
तो सफ़र कौन कर रहा है? मुझे नहीं परवाह कौन मिनिस्टर बैठता है, कौन चीफ सेक्रेटरी बैठता है, कौन नहीं बैठता। अवाम सफ़र कर रही है, इसका मुदावा कौन करेगा? ये कह देना कि कल भी एक प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं जी चोर खा गए, वो 3 साल हो गए ना, उन चोरां फाड़ के आधे अंदर दे दे या फांसी दे दे। अवाम को तो ना फांसी दो, अवाम को तो ना इस बात की सजा दो कि वो नवाज शरीफ की पार्टी को वोट देते हैं, या उनका दिल जीत लो जिस तरह नवाज शरीफ साहब। अब आपका कोई प्लान भी है अगर इसी तरह से हालात चलते रहे? अदालतों ने आपको परमिशन दे दी है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, अब मुझे सिर्फ बता दें प्लान बी क्या है? परसों इन्होंने पता क्या एक कानून निकाला आईजी साहब ने जाते जाते कि जो सड़क ब्लॉक करेगा, जब हमारी तारीख आती है बड़े कानून निकलते हैं। हाँ। आईजी साहब ने निकाला जो सड़क ब्लॉक करेगा उसको उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ। तो पहला कहड़े छड़ दो, साढ़े तो किन्ने पर्चे नहीं होए। हाँ। यार जेल च पा दो, गोली मार दो, अवाम को तो ना तंग करो। मुझे गोली मार दो भाई, मार दो गोली, मैं खाने को तैयार हूं, मगर मेरे लाहौर की आवाम को इस तरह ना रुसवा करो, इस तरह आसे ना दो, इस तरह उनको ना बताओ कि जी हमने करवाने इलेक्शन। अगर तुम में जोर होता तो करवा देते ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने तुमसे कहा। और ये बात तो हम कब की सुन रहे हैं कि जी बल्दियाती इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, कॉपियां तैयार कर ली गई हैं, लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। आई डोंट नो वाकई अगर ये सब कुछ तैयारी है तो बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद होना क्यों मुश्किल है? रुकावट क्या है? एक आखिरी जुमला जी, मैंने बहुत दफा कहता हूं, मैंने 2 अपनी जिंदगी में हल्फ उठाए हैं। मादरे मिल्लत की खातिर, मादरे अपने इस कौम की खातिर मैं गोली खाने को तैयार हूँ। बॉर्डर पे भी तैयार था, दूसरे हल्फ में भी मैंने कहा कि मैं कौम के साथ और कानून के साथ वफादारी करूँगा, मुझे गोली मार दें। मगर अगर मुझे गोली मार के लाहौर और मेरे पंजाब की आवाम को सहूलत मिल सकती है जो हम दे रहे थे उनको बल्दियाती नुमाइंदे, तो मुझे कब्र में भी सुकून आ जाएगा। मगर ये ऐसे बेरहम हुक्मरान है कि इनको अवाम की कुछ परवाह नहीं है। उसको नंबर 1 साहब को ये बड़ा जोम है कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, नंबर 2 जो पंजाब में उसको बड़ा जोम है कि मैं वज़ीर आला हूँ। इन्हीं अवाम ने आपको लाए हैं, आप कहते हैं हम मुंतखब हैं, तो फिर इनके लिए तो कुछ कर दो। ना लाहौर में बसें, ना लाहौर में स्कूल, ना लाहौर में अस्पतालों में दवाइयाँ, ना घरों में गलियों की स्ट्रीट लाइट्स, ना गटरों के ढक्कन। वो लाहौर जिसकी लोग मिसालें देने लग गए थे, सारा लाहौर माल रोड के, अभी मैं मेन गुलबर्ग बुलेवार्ड की जो अंदर की ग्रीन बेल्ट है उधर शॉपर पड़े हुए हैं, और मैं जब आया था 10:15 में हाई कोर्ट से निकला हूँ, सारी ग्रीन बेल्ट के ऊपर वो गंद। अब जो बच्चे बाहर से आएंगे 1-2 साल के बाद, कोरोना के बाद, वो इस लाहौर के या विजिटर्स आएंगे। हमने तो लोगों को सर ये कहते सुना है कि शहर लाहौर का नक्शा ही बदल गया, शक्लें ही बदल गई। आके बहुत सारे लोग जो कि इतनी देर बाद शहर में आए थे वो तो कहते थे लाहौर का नक्शा बदल गया। इमरान खान साहब ने अगले दिन खारियां से चंबड़ियाल से खारियां का इफ्तिताह किया। 70-80 किलोमीटर सड़क 65, वो हमारे दौर की प्लानिंग है। चैलेंज है मेरा, अगर कोई इसको डिनाई कर सकता है तो पता है क्या कहते हैं, हमने 3000 से ज़्यादा सड़कें बना दी और उसके फ़वायद गिनाने शुरू कर दिए। अगले दिन तो आप कहते थे कि मोटरवे से भी भला मुल्क तरक्की करते हैं, और आज आपने हमारे 3000 जो है वो भी अपने आप में ऐड कर लिए। वो भाई कर लो, ये सब तो एक जगह अभी हमें खबर ये भी मौसूल हो रही है, आटे का थैला 1200 रुपए का हो गया। आप बताएं, आप जेड़ा गरीब आदमी 20-25 हज़ार रुपया कमाता है, वो दिहाड़ी का 300 रुपया मेट्रो वाला किराया कहाँ से खर्च करेगा? एक आदमी जाके अगर 2-3 जाते हैं स्टूडेंट है, वो कहाँ से? आटा जो है वो कहाँ से लेगा 300 रुपये रोज का? बिजली का बिल जो है 10,000 रुपये कहाँ से देगा? पंजाब में 50% पंजाब के लोग जहाँ लाहौर में आते हैं नौकरियां करने के लिए, 10,000 से कम एक कमरे का घर नहीं मिलता। तो ये 40,000 50,000 का बजट है, तो दे रहे हो उनको, कैसे पूरा होगा? लोग बेचारे। तारीख में 70 साल तारीख में कभी डॉलर इस तरह स्लाइड नहीं हुआ। 30 पैसे डेली, एक दिन 1 रुपया 15 या 20 पैसे। आप सही कह रहे हैं। तो वेयर वुड बी द पीपल? पेट्रोल की कीमतें हैं तो वो आसमान तक पहुंच गई हैं, कहाँ जाएं लोग? कोई आम की भी सुने। अच्छा, और जब टीवी पे आते हैं इमरान खान साहब तो वही चोर खा गए। ओए अभी कौन खा रहा है भाई? अभी तो आपके दस्तरस में है ना। आवाम जो है वो गरीब से गरीब तर होती जा रही है। खुदारा अल्लाह ताला, हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला ही रहम कर दे। बाकी जहाँ तक रह की बात हुक्मरानों की, और अगर आप लोगों से कुछ कहेंगे लोग आपकी कोई हेल्प कर देंगे, तो ये तो हालात हमें बेहतर होते नहीं नजर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सब आपके वक्त के लिए मौका देती हैं। ये मेरी आवाज़ नहीं है, बिल्कुल, ये मेरे शहर लाहौर के अवाम की आवाज़ है। खुदा के लिए अल्लाह पाक हुक्मरानों को या तो नेक बना दे या इनको साहिब बसीरत बना दे, तो ये अवाम को सुन लें, हमें फिर भी ये अच्छे लगेंगे। अगर ये साहिब बसीरत अल्लाह कर दे और ये अवाम के मसले, बिल्कुल ऐसे ही अवाम के मसाइल हल हो जाए, खुशहाली होगी, और किसी को क्या चाहिए? हमें परवाह नहीं है, बेशक ये बैठे रहें, बिल्कुल अवाम को सहूलतें दे दें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।
जी नाज़रीन, आज के दिन की मुनासबत से ये हमने आपके साथ शेयर किया जी किस तरह से पाक फ़िज़ाइया आज मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। बिलाशुबा ये हमारे लिए एक बहुत ही अहम दिन है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट्स की तरफ हमने जाना है, आज के भाव जानने हैं। अलबर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अलबर, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं टाउनशिप सब्ज़ी मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर आज सब्जियों के रेट्स की बात की जाए तो सब्जियों की आसमान से बातें करती कीमतें जो हैं वो शहरियों के लिए शदीद अजियत का जो बायस बन रही है। इस हवाले से अगर आज के रेट्स की बात की जाए तो प्याज दर्जा अव्वल जो है वो 65 के बजाय इस मार्केट में 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसके साथ साथ टमाटर दर्जा अव्वल जो रेट्स हैं DC रेट्स के मुताबिक 75 रुपये है, जबकि इस मार्केट में 120 रुपये किलो तक जो प्याज टमाटर दर्जा अव्वल जो फ़रोख्त किया जा रहा है। उसके साथ लहसुन देसी 155 की बजाय 200 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन चाइना 235 की बजाय 250 रुपये तक इस मार्केट के अंदर फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ अदरक चाइना DC रेट के मुताबिक 345 रुपये है रेड लिस्ट के मुताबिक, लेकिन इस मार्केट में 400 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ खीरा देसी जो है वो DC रेट के मुताबिक 62 रुपये, जबकि इस मार्केट में 150 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ अगर मज़ीद सब्जियों की बात की जाए तो मेथी जो है वो 217 की बजाय 200 रुपये यानी 17 रुपये कम जो है वो यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। उसके साथ साथ बंद गोभी जो है वो 67 रुपये की बजाय 80 रुपये किलो, जबकि बैंगन जो है वो 32 रुपये रेट के मुताबिक रेड लिस्ट के मुताबिक 32 रुपये हैं, जबकि इस मार्केट के अंदर जो है वो 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ शिमला मिर्च जो है वो 135 की बजाय 150 रुपये किलो, भिंडी 67 रुपये की बजाय 120 रुपये किलो, शलजम जो है वो 88 रुपये की बजाय जो है 120 रुपये किलो तक इस मार्केट के अंदर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मज़ीद सब्जियों की बात की जाए तो सब्ज़ मिर्च अव्वल जो है वो 62 रुपये की बजाय 80 रुपये किलो, जबकि घिया तोरी 120 की बजाय 150 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इस हवाले से शहरियों को जो है वो खासी मुश्किलात का सामना है। इसके साथ घिया तोरी जो है वो 62 रुपये की बजाय 60 रुपये किलो, जबकि अरवी जो है वो 52 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इसके साथ साथ मटर 217 रुपये की बजाय 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इस मार्केट में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसके साथ अगर मज़ीद बात की जाए टिंडे देसी की तो वो 120 की बजाय 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और करेले अव्वल जो है वो यहाँ पर 124 की बजाय 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इन बढ़ती कीमतों के बायस शहरियों को जो है जहाँ शदीद मुश्किलात का सामना है, जहाँ पर आए ग्राहकों से ख़रीदारों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि गोश्त ऑलरेडी ठीक है। अलबर रेस, बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट की सूरत हाल आपने हमें बताई। सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं, सरकारी नरखनामा पहुंचा तो दिया जाता है लेकिन इस पर अमल नहीं होता। सेकेंडली, एक बहुत बड़ा इशू जो आ रहा है, हर मार्केट का रेट अपना होता है। शहर में जिस इलाके में हम चले जाएं, अगर आप पोश इलाकों में जा रहे हैं वहाँ सब्जियों की कीमतें अलग हैं, किसी और इलाके में जा रहे हैं वहाँ अलग है। तो यहाँ पर रोल है जी इंतज़ामिया का, मजिस्ट्रेट का, जो कि हमें नज़र नहीं आते। तो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ उन पर रहम किया जाए महंगाई के इस दौर में। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त पहुँचे अपने इख्तिताम को। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।